आवाज कर रहा। बोर्ड दिख रहा है ना? लोगों को मेरा नमस्कार और सभी लोगों को इस आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, उसमें दिल के गहराइयों से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप लोग अपने चैट को न ध्यान में देकर लक्ष्य को ध्यान देते हुए, क्योंकि टिपिकल टॉपिक है, कल का भी टॉपिक जो है, कल थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसलिए शाम को 4-5 पर जो है ऑफ हो गया, जबकि हम बोलते रहे और हम 4:30 तक क्लास लिए और बाद में पता चला कि 25 मिनट की क्लास ही नहीं आई। तो चलिए आज हम लोग रिकैप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहो और पूरी तरह वो समझ में आ जाएगा। और टॉपिक बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में आपकी जो समझ बनेगी वो एनालिटिकल और सिंथेटिकल अप्रोच से बनेगी। और ये अप्रोच का ही टॉपिक है। आपको भले थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक कंसेप्चुअल है टोटल। और जब तक आप कंसंट्रेट होके पूरा समझोगे नहीं कि कैसा था अंग्रेज भारत या कैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत हुआ, तो आज हम लोग एक छोटा सा रिकैप करते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे जो जमींदारी व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था के मध्य कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे हम लोग। लास्ट में इसका पूरा कंपैरिजन करेंगे और वहां जाके कंक्लूड करेंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत में जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रही, जो ब्रिटेन की निजी कंपनी थी और जिसमें 217 शेयर होल्डर की पूंजी लगी हुई थी और प्योरली एक जो है निजी कंपनी थी और 217 शेयर होल्डर से बनी थी। और उसका एक जो है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर बना हुआ था और उसको संचालित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होता था जो कंपनी को संचालित करता था। और इस निदेशक मंडल पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में एक 6 आयुक्तों वाला नियंत्रक मंडल आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है संचालित कर रहा, मतलब नियंत्रित कर रहा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो 1784 तक आप देखोगे कंपनी को संचालित करने के लिए 3 आ जाएंगे, 2 बॉडी जिसमें रहेंगी। एक तो वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका आम साझेदारों की सभा है, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहते हैं, जिसमें महारानी एलिजाबेथ की भी पूंजी लगी हुई है। तो एक हम लोगों ने ग्राफ खींचा था, आप लोगों को याद होगा, कल 1600 से लेकर और 1757 तक यानी कि प्लासी तक प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इसकी भूमिका रही। यानी कि 157 वर्ष बहुत लंबा पीरियड होता है। जब कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसके लिए हमारा जो है व्यापार हमारे पक्ष में था। यानी कि मोर और लेस अगर देखा जाए तो प्लासी तक जो है कंपनी की राजनीतिक भूमिका नहीं थी, यानी कि वाणिज्यिक भूमिका थी और कंपनी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दे रही थी और वहां से सोना चांदी लाती थी, क्योंकि हमारा जो गुड्स था, हमारा जो सामान था, उसको अगर ले जाएगी तो उसके लिए उसको पैसा लाना पड़ेगा। और पैसा जो है कैश में बुलियन के रूप में आता था, सोना चांदी, जिसके लिए हमने बताया था कि अमेरिका अगर उनके हत्थे नहीं लगा होता तो शायद ये बुलियन भी उनको नहीं मिल पाता और ये जो वणिकवाद का पहला चरण था वो चरितार्थ नहीं हो पाता। यानी कि पहले जो है हम लोग घर बैठे अपने
आइटम को, अपने सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देने लगे। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब उसे देने लगे तो आप देखोगे कि उसके कारण हमारे जो आइटम है, हमारे जो सामग्री हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो गुड्स हैं, हमारे जो एक तरह से कह लीजिए सामग्री है, जो इंडियन हस्तशिल्प है, उसको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल जाता है और एक उसको इंटरनेशनल पहचान मिल जाती है और हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, यानी कि बुलियन मिलते हैं। ये बात अंग्रेजों को बड़ी खटक रही थी किरकिरी के तरह, कि लगता है कि ये जो है सोना चांदी का प्रवाह कब खत्म होगा, यानी कि कब हम इसको ले जाना बंद करेंगे। और आप देखेंगे कि एक ब्रिटिश जो है वो उस पर कमेंट करता है कि टेम्स नदी से सारा सोना चांदी जो है गंगा नदी के तट पर निचोड़ दिया जा रहा। और बाद में आप देखोगे जॉन सुल्लिवान जो मद्रास रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष रहता है, वो इसी का रिवर्स कमेंट करता है, यानी गंगा नदी से सारा जो है सामग्री, अच्छी वस्तुओं को निचोड़कर और टेम्स नदी पर ले आकर, वहां से सोख कर और टेम्स नदी पर ले आकर निचोड़ दिया जाता है। टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। तो आप देखो कितना लूटपाट का कैसा दौर चल रहा। पहले लाभ था, बाद में हानियां होने लगी और धन का निष्कासन होने लगा। तो एक सिंपल सा दौर हम लोग पढ़े थे, प्लासी के पहले का दौर। तो प्लासी के पहले के दौर में अगर मोर और लेस देखा जाए तो भारतीय जो बादशाह हैं, शासक हैं, वो यूरोपीय कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति दे रहे हैं और वो व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो है सूरत में कारखाना खोलती है, फिर मछलीपट्टनम में खोलती है कारखाना। फिर ये आप देखो उड़ीसा 1635 तक उड़ीसा के बालासोर हरिहरपुरा में कारखाना खोल देती है। फिर 1639 में मद्रास का फोर्टिफिकेशन करके सेंट जॉर्ज किला बना लेती है, यानी कि किलेबंदी भी कर रहे हैं, किला भी बना रहे हैं। और उसके बाद 1651 में हुगली में इनकी कोठी खुल जाती है और हुगली में ही इनको मिल जाता है दस्तक, यानी कि इंटरनल निःशुल्क व्यापार करने का एक फरमान मिल जाता है, जो भारत के गुलामी का या पतन का या प्लासी बक्सर के युद्ध का अंततः कारण सिद्ध होता है दस्तक। और वो दस्तक कंपनी को कहाँ मिलता है? जब हुगली में, बंगाल में पहली बार कंपनी का पदार्पण होता है 1651। इसके बाद आप देखोगे कि फिर जो है जो बम्बई द्वीप इनको दहेज में मिल जाता है सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से। और फिर वहाँ जो गेराल्ड आंगियर के द्वारा बम्बई शहर का आधुनिकीकरण करा दिया जाएगा। गेराल्ड आंगियर वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे सिटी 1669। और उसके बाद फिर कलकत्ता इनके हाथ लग जाएगा। सूतानाती, कालीघाट, गोविंदपुर आदि बस्तियों को शामिल करते हुए जॉब चारनाक के द्वारा 1698 में कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी गई। फिर वहाँ आप देखोगे विलियम किला बना, फोर्ट विलियम, जिसका चार्ल्स आयर बना पहला प्रेसिडेंट। फिर 1700 ईस्वी में देखोगे आप बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो जाएगा। तो घटनाक्रम को धीरे धीरे ध्यान रखना है। और विलियम हेजेस को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाएगी। फिर कंपनी की गतिविधियों को आप देखते जाना, कैसे कंपनी कॉमर्शियल से पॉलिटिकल हो जाती है भारत में। और फिर औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो आने वाले बादशाह सब अयोग्य रहते हैं, जिसमें फर्रुखसियर के समय में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जाता है और उसका फोड़े का इलाज कर लेता है मिल्टन के द्वारा। तो 1717 का मैग्ना कार्टा मिल जाता है। और 1717 का जब मैग्ना कार्टा मिल जाता है तो सूरत में भी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्हें निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और उनके जो बॉम्बे टकसाल में ढले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलाए जा सकते हैं, इस तरह की अनुमति मिल जाती है। तो आप देखोगे मोर और लेस जो है प्लासी तक ये कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रहती है। लेकिन प्लासी तक आप देखो अपनी स्थिति को ये स्ट्रांग कर लेती है।
यानी कि वहां तक जाते जाते आप कर्नाटक युद्ध में देखोगे तो ये डुप्ले को वापस बुलाया जाना, 1754 में डुप्ले वापस बुला लिया जा रहा, जो फ्रांसीसियों का मसीहा था भारत में पॉलिटिकल सत्ता, और डुप्ले से लोगों ने राजनीति सीखा, जो फ्रेंच गवर्नर था भारत में। लेकिन वहाँ की सरकार, चूंकि वो सरकारी कंपनी थी और वहाँ की सरकार ने उसको वापस बुला लिया, और यहाँ पर फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो जाता है। और 1760 में आप देखोगे कि फ्रांसीसियों का भारत में पूरी तरह पतन हो जाता है। यद्यपि फ्रांसीसी आज़ादी के बाद जाते हैं और पांडिचेरी को हम लोग अपने जो है फ्रांसीसियों से मुक्त कराते हैं। तो ये तो पहला चरण रहा। अब उपनिवेशवाद के विविध चरण, उसका नाम उपनिवेश है। यानी कि ब्रिटिश सरकार को हम लोग होम कंट्री कहते हैं, और ये जो है उनका उपनिवेश है। यानी कि उपनिवेश का मतलब कि कहीं भी उनको निवेश करना होगा तो पहली प्रायोरिटी वो इंडिया को देंगे। उपनिवेश है यानी कि कॉलोनी है उनकी, और अपने हितों के अनुसार वो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप चाय बागान हो, सब अपने हितों के अनुसार करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन अगर मेंस में आता है कि रेलवे भारत के लिए वरदान रहा या अभिशाप रहा, या रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण कर दिया, तो आपको पूरी तरह से सहमति नहीं जतानी। आपको उस उपनिवेशवाद के विविध चरण के अनुसार उसकी व्याख्या करना, नहीं तो उनके अनुसार तो भाई वो क्या भारत को बेहतर बनाने के लिए आए थे, लेकिन भारत तो कंगाल होता चला जा रहा। हर चरण में आप देखो अधिकतम राजस्व की वसूली उनका मेन उद्देश्य है। तो इस तरह से हमें उसका अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग पहले चरण का अध्ययन कल काफ़ी हद तक किए थे। यानी कि पहले चरण को आप देखो तो पहले चरण को कल हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें बंगाल के गवर्नर को भी पढ़ा था, क्योंकि पहला चरण जो है उसको हम लोग वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, जिसको मर्केंटाइल फेज कहते हैं, और वणिकवाद या वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद का मतलब है कि वो एक तरह से कह लीजिए कि हमारे राजस्व और हमारे सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे हैं। पहले तो आप देखो कि बंगाल का उन्होंने जब बंगाल की फतह किया प्लासी के युद्ध में, तो मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, और जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तो 24 परगना की जमींदारी दे दिया मीर जाफर ने, राजस्व दे दिया वहाँ का। तो इसका मतलब ये कंपनी को खूब रिश्वत दे रहा, कंपनी के पदाधिकारियों को, गवर्नर को, और उनको जो है खूब राजस्व की प्राप्ति कर रहे हैं ये कंपनी। और गवर्नर जो है बंगाल के, क्योंकि पहला गवर्नर बनेगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आप देखोगे कि इस फेज में जो बंगाल के गवर्नर बने, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक बंगाल में गवर्नर रहेंगे। वो बाद में हम लोग संवैधानिक विकास में उसको लेंगे और पूरी तरह पढ़ेंगे। आज केवल एट ए ग्लैंस हम लोगों को सर्वे करना कि ये जो विविध चरण है इसको कैसे आप व्याख्या करोगे। यानी कि 1757 से लेकर और 1813 तक। अब 1813 पर क्यों विश्राम ले लिया गया, क्योंकि वहीं व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसको हम लोग फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण या औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। तो जो पहला फेज है, पहले फेज में आप देखोगे तो जो ब्रिटेन से भारत की ओर, अगर हम लोग देखा जाए तो अगर ब्रिटेन आप इसको मानो, इधर भारत मानो, तो ब्रिटेन से भारत की ओर सोना चांदी आ रहा था। अब वो भारत से ब्रिटेन की ओर जाना रुक जाएगा, इसका मतलब कि धन का निष्कासन हो रहा। तो प्लासी के युद्ध से आप देखोगे तो इनको खूब धन मिल रहा, मीर जाफर ने भी दिया, और जब मीर कासिम को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया तो उन्होंने भी मिदनापुर, चटगांव और बर्धमान की जागीर दे दिया, राजस्व दे दिया, और पदाधिकारियों को खूब दिया उसने। यानी कि मीर कासिम ने भी दिया, लेकिन इनका जो वैधानिक तरीके से जो कहते हैं ना राजस्व कैसे इन्होंने पाया, जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765, और उस इलाहाबाद की संधि के लिए पुनः बुलाया गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जब आता 1765 से और 67 के बीच, यानी कि 1765 से 67 के बीच दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव आता।
और उस समय पूरे व्यवस्था की वो स्थापना करता, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, यानी कि जो है इलाहाबाद की संधियां, एक शाह आलम सेकेंड से करता है और एक अवध के नवाब से करता है। और उसमें जो है इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, यानी कि राजस्व कलेक्शन का अधिकार मिल जाता है। और राजस्व कलेक्शन का जब अधिकार मिल जाता है तो इनके पास काफ़ी जो है रेवेन्यू आ जाता है। और जब ये रेवेन्यू इनके पास आ जाएगा तो फिर ये क्यों सोना चांदी अपने पास साथ ले आएंगे। फिर वो सोना चांदी जो भारत के तरफ आ रहा था वो आना बंद हो गया, यानी कि बुलियन बंद हो गया। अब ये क्या करते हैं कि भारतीय राजस्व से युद्ध भी लड़ रहे हैं और भारतीय राजस्व से ही बचा कर ये भारतीय वस्तुओं में निवेश कर रहे हैं, और भारतीय वस्तुओं में निवेश करके और हमारी वस्तु ले जा रहे हैं ये अपने मार्केट में। लेकिन उसका लाभांश भी हमें नहीं मिल रहा है। एक तो हमारा राजस्व जो है भारत में नहीं निवेश हो रहा है, उसको ले जा रहे हैं और वस्तु खरीद कर अपने मार्केट में खपत कर रहे हैं, तो न तो उसका लाभांश मिला और भारतीय राजस्व भी गया और हमारी वस्तु भी गई, और उसके बदले में हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, धन का निष्कासन। कभी भी ड्रेन थियरी आ जाए, या प्रतिभा का पलायन या धन का पलायन, यानी कि ड्रेन थियरी का मतलब क्या है, ऐसा धन जिसके बदले में कोई लाभ न मिले, कोई प्रतितुल्य व्यापारिक लाभ न मिले, यानी कि एक तरफा निर्यात, वन साइडेड एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट ना हो कुछ उसके बदले में, और ना कोई जिम्मेदारी हो, यानी कि ऐसा निर्यात जिसमें कोई जिम्मेदारी ही नहीं निर्यात करने वाले की। ऐसे धन को हम लोग ड्रेन थियरी के नाम से कहते हैं। और फिर आप देखोगे वही धन जो हमारी वस्तु में लग रहा था, बाद में ये क्या करेंगे, कच्चा माल ले जाएंगे। जब सेकेंड फेज में जब हम लोग आएंगे, फर्स्ट फेज में तो ये ले जा रहे हैं अपने मार्केट में, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इसका मतलब कि हर समय इनका उद्देश्य क्या है कि शोषण करना, लेकिन फर्स्ट फेज में इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि युद्ध कम करना, लाइबिलिटीज कम लेना। लेकिन फिर भी आप देखोगे युद्ध हुआ खूब भरपूर मात्रा में। तो इस फेज को आपको समझना, और ये फेज बदल जाएगा कब, सेकेंड फेज में बदलेगा जब 1813 का चार्टर अधिनियम आएगा। और वहां तक हम लोगों ने गवर्नर और गवर्नर जनरल का भी अध्ययन किया, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव का अध्ययन किया कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ। सोसाइटी फॉर ट्रेड आ गया, जिसमें नमक, तंबाकू और सुपारी को एकाधिकार दिया गया। श्वेत विद्रोह हुआ उसी के समय में। और सबसे बड़ी बात है कि डुअल गवर्नमेंट आई, यानी कि द्वैत शासन का जनक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। वहीं से आप देखोगे द्वैत शासन व्यवस्था भारत में शुरू होगी, जबकि डायरकी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीव्ड बाय द ब्रेन ऑफ ल्यूनिस कार्टियस। यल कार्टियस की एक किताब है डायरकी, उसी का अध्ययन करके इन लोगों ने डायरकी को सीखा है कि डुअल गवर्नमेंट क्या होती है। यल कार्टियस करके हैं विद्वान। तो यल कार्टियस की पुस्तक का नाम क्या है, डायरकी। और जहां जहां जिसने डायरकी को सीखा, डायरकी कहां कहां आपको पढ़ने को मिलेगा, मॉडर्न इंडिया में कई जगह मिलेगा, जैसे हम लोगों ने मैग्ना कार्टा को बताया। तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि दीवानी और निजामत, यानी कि शासन प्रशासन कौन चलाएगा और राजस्व की वसूली कौन करेगा। अब उस समय चूंकि इनके पास प्रशासनिक पदाधिकारियों का अभाव था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव आप देखो बहुत क्लीवर था, बहुत डिप्लोमेटिक था। तो उसने प्रारंभिक दौर में क्या है, ये जिम्मेदारी नहीं लिया, यानी कि अधिकार सारा का सारा भारतीयों के ऊपर रख दिया और अपने ऊपर कोई जो है जिम्मेदारी लिया ही नहीं। और उनके सारे के सारे अधिकार भारतीयों के पास थे, सिताब राय और मोहम्मद रजा खां। लेकिन उनके पास क्या है, धन ही नहीं था, और धन इनके पास था लेकिन इनके पास जिम्मेदारी नहीं थी। तो ऐसी व्यवस्था ने भी आप देखो कि काफी हद तक बंगाल को वीरान बना दिया। और 1765 से और 72 तक का बंगाल आप देखोगे तो बेशर्म लूटपाट का बंगाल है।
जिसको बढ़िया से पर्सिवल स्पीयर महोदय ने उसको जो है बेशर्म, लूटपाट और काली रात का बंगाल बताया। और जब आप देखोगे कि के.एम. पडिक्कर महोदय ने इसका विश्लेषण किया तो इसको क्या बोला कि रॉबर स्टेट है, यानी कि लुटा हुआ राज्य है, स्पॉन्सर्ड स्टेट है। जैसे अंग्रेजों ने चाहा वैसे, क्योंकि बंगाल इनके हत्थे चल गया। बक्सर के बाद आप देखो बंगाल की क्या हालत हुई, लुटा हुआ राज्य। और उसके बाद उसी धन से युद्ध भी कर रहे हैं, उसी धन से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को ये निवेश करके और उसको यूरोपियन मार्केट में खपत कर रहे हैं, जिसका प्रतितुल्य हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसको हम लोग कहते हैं धन का निष्कासन। और इसमें हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को पढ़े और इसमें हम लोग वॉरेन हेस्टिंग को पढ़े। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको ध्यान देना है कि वॉरेन हेस्टिंग चूंकि रेगुलेटिंग से पहले भी है, रेगुलेटिंग के बाद भी है, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी है। क्योंकि आप देखोगे कि मद्रास के भी गवर्नर हैं और बंबई के भी गवर्नर हैं, लेकिन अब चूंकि हत्थे बंगाल चढ़ा है, बंगाल में सारी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो रही है, इसलिए बंगाल के गवर्नर को पूरी प्राथमिकता दे दिया गया और उसको अधिकार ज़्यादा दे दिया गया और वो अन्य प्रेसिडेंसियों पर भी उसको अधीक्षण का अधिकार मिला। और इन्हीं को कहा जाता है कि ये भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था के जनक हो गए, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। यानी कि चार्टर ऑफ जस्टिस के द्वारा आप देखोगे तो मार्च 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बन रही और 3 अन्य जजेज उसमें, जिसमें चैम्बर्स हैं, हाइड हैं, लिमेस्टर हैं, यानी कि 1+3 की साइज। तो हु बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो एलिजा इम्पे बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774। तो हु वाज फाउंडर ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, तो वॉरेन हेस्टिंग वाज फाउंडर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। फिर आप देखोगे कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इन्होंने किया, यानी कि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से आप देखोगे, जबकि उसको पूरा करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इन्होंने कर दिया और जो कोष मुर्शिदाबाद में था उसको कलकत्ता ले आए, ट्रेजरी जो था। तो इस तरह से रेवेन्यू में भी सुधार हुआ। और लेकिन इन्होंने जो लगान व्यवस्था था उसको द्वैध शासन को 1772 में ख़त्म कर दिया और लगान व्यवस्था को हाई बोली बोलने वाले के जो है सौंप दिया और उससे बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी। इसके बाद वो पंचवर्षीय व्यवस्था को बाद में बदल दिया गया और 1777 में वो 1 वर्षीय व्यवस्था में बदल गया। तो 1772 में द्वैध शासन खत्म हुआ जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित हुआ था और फिर 1772 से 77 तक पंचवर्षीय व्यवस्था चली लगान की और 1777 में 1 वर्षीय प्रणाली शुरू हुई, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि बाद तक यानी कि 90 तक जब रॉबर्ट कॉर्नवालिस आता, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो वो आप देखते हैं कि फिर सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट और कॉर्नवालिस के मध्य थोड़ा विवाद हो जाता है, समय को लेकर, स्वामित्व को लेकर और एक नेचर को लेकर, क्योंकि ये चाहता था स्थायी हो और सर जॉन शोर चाहता था कि 10 वर्षों के लिए हो। सर जॉन शोर चाहता था कि जमींदारों के साथ अनुबंध किया जाए, लेकिन जेम्स ग्रांट चाहता था कि नहीं, जमींदारों को हम केवल कलेक्शन का राइट दें, केवल वो कलेक्शन करें, यानी कि संग्रहकर्ता हो, उनको मालिकाना हक हम नहीं देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर के मध्य थोड़े विवाद होते हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे कि 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू होती है, लेकिन 1793 में इसको परमानेंट सेटलमेंट बना दिया जाता है। तो हु वाज फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन एक क्वेश्चन आया, पीसीएस में भी आता है और सिविल सर्विसेज में आता है कि जमींदारों के साथ जो स्थायी बंदोबस्त उसका फादर कौन है, तो फिलिप फ्रांसिस, जिसको आप देखोगे कि इनके कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वो वारवेल और मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग,
4 रहते हैं उसमें, जिसमें एक फिलिप फ्रांसिस, जिनके कारण कह लीजिए कि इस व्यवस्था को पिट्स इंडिया एक्ट में भी उसको प्रावधान किया गया। तो अगर जमींदारों के साथ आ जाए स्थायी बंदोबस्त, तो हु प्रोपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थियरी, तो फिलिप फ्रांसिस। लेकिन अगर बंगाल में स्थायी व्यवस्था का जनक आ जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी हम लोगों ने कल खूब अध्ययन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जैसे हु वाज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि पहले पुलिस का काम कौन करते थे? पहले पुलिस का काम जमींदार करते थे, तो जमींदारों से पुलिस का काम ले लिया गया, मुक्त कर दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस सेवा लंदन में शुरू होने से पहले भारत में शुरू हो रही है। और आपको जानकर यह भी बड़ा ताज्जुब होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक एक्ट बनाया गया, 1786 का एक्ट उसी के लिए बनाया गया, क्योंकि उसमें संशोधन करना पड़ा पर्याप्त। उसको कमांडर इन चीफ बना के भेजा गया और उसको वीटो दे के भेजा गया। ये बड़े मजे की बात है कि आप सोचो कि उसको वीटो का अधिकार दे के भेजा गया। वीटो का मतलब कि वो अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के विपक्ष में भी जाकर कोई बात कैंसिल करवा सकता है, जिसको हम लोग निषेधाधिकार कहते हैं, जिसको हम लोग विशेषाधिकार कहते हैं, वो वीटो। यानी कि वीटो का अधिकार अगर भारत में किसी को पहली बार मिला, जो हमारे राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 111 में वीटो, तो ये जो अधिकार है वीटो का, जिसको हम लोग विशेषाधिकार और निषेधाधिकार कहते हैं, कि वो कोई भी कार्य को निषेधित कर सकता है, ये जब अधिकार दिया गया तब वो राजी हुआ भारत में आने के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसके समय की बहुत ढेर सारी घटनाएं, उसने सेपरेशन ऑफ पावर किया। जो कलेक्टर था, अब मान लीजिए किसी किसान का शोषण हो रहा, तो कलेक्शन भी कौन कर रहा? कलेक्टर भी करवा रहा है। और पता चला जब किसान अदालत में गया, मुकदमा उसके ऊपर चला, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कौन बैठा? वही कलेक्टर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इस पद को अलग किया जुडिशियरी से। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर, वो ध्यान रखना आपकी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर के पद को जुडिशियल के पद से अलग करने वाला जो है गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कॉर्नवालिस कोड बनाया, भारत में जो है कानूनों की एक संहिता तैयार करवाया, जिसको हम लोग कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। जैसे मैकाले कोड बाद में आया, तो कॉर्नवालिस संहिता के लिए भी जाना जाता है। और भारत में आप देखो पुलिस सेवा का और सिविल सेवा का जनक और स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इसी के समय में एक सनसेट लॉ आया था, सूर्यास्त का कानून, जो इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है। सनसेट लॉ क्या है? यानी कि उस सनसेट लॉ से लगता है कि जमीन का मालिक वो जमींदार भी नहीं, यानी कि उससे भी जमीन अगर वो निश्चित तारीख पर सूर्यास्त के समय अगर उस सूर्यास्त से पहले वो लगान जमा नहीं कर रहा तो उसको भी बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए पता ही नहीं चला कि जमीन का मालिक कौन है। किसान है नहीं, जमींदार है नहीं, और वो अपना जो है ये ऐसी है नहीं, तो इसका मतलब तो जमीन खराब हो नहीं होना, जमीन की तो देख रेख कोई कर ही नहीं रहा। तो किसान तो बेदखल ऐसे भी हो गया, लैंडलेस फार्मर हो गया। बाद में वो जाकर मजदूरी करने लगा। बाद में आप देखो नक्सलाइट गतिविधियों को संचालित करेगा आक्रोशित होकर। नक्सलवाड़ी एरिया 1967 से देखो आप, नक्सलवाड़ी से वो नक्सलवाद शुरू होगा, जो आज भारत के सत्ता के विरुद्ध आंतरिक चुनौती के रूप में उभर रहा। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो कंसेप्चुअल हिस्ट्री, क्योंकि ये कंसेप्चुअल हिस्ट्री है, इसमें आप चैटिंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें चैट वैट छोड़ के बस हमारे शब्द को आप सुनो और जो ग्राफ बनाए हम उसको समझो आप, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि कल हम लोगों ने इसको पूरा था, लेकिन बीच में दिक्कत आ गई थी, इसलिए हमने कहा रिपीट कर देते। तो ये चीज ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप इसी के सहारे पढ़ लोगे, क्योंकि पहले चरण में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जितने गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं बंगाल के। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आप देखोगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हो रहा,
और थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 में जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हो रहा और टीपू सुल्तान अधमरा हो गया और आधा मैसूर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान रखना। उसके बाद हमने कहा कि कौन आएगा, लॉर्ड सर जॉन शोर आया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। सर जॉन शोर कहते हैं भारत में शिशु हत्या वध पर निषेध लगाया और सर जॉन शोर जो है मूलतः कहा जाता है कि एक तरह से अहस्तक्षेप के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने भी हस्तक्षेप किया। इसके बाद आप देखो तो जो है लॉर्ड वेलेस्ली आता। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में मैसूर समाप्त हो जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। तो सारे नीतियों को अगर एक एंगल पर रखकर आप देखोगे, जैसे हमने कहा ना कि उपनिवेशवाद का मेन नेचर क्या है, आर्थिक, और आर्थिक के आसपास क्या घूम रहा है, पॉलिटिकल पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, कल्चरल पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, यानी कि सारी नीतियां किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्योंकि इनका मूल उद्देश्य हमेशा शुरू से लास्ट तक रहेगा, प्लासी से आज़ादी तक अंग्रेजों का मूल उद्देश्य रहेगा टू कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, हमेशा से रहेगा, चाहे वो किसी भी दौर में रहेंगे। इनका एक उद्देश्य है कि हमें जो है अधिकतम राजस्व की वसूली करना। तो आप देखो कि जो है कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेस्ली को आप देखोगे तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आप देखो एक ब्रह्मास्त्र लेके आता लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि हमारे जो है हमें वहीं धरातल पर विदेशी बना देता है, यानी कि सब्सिडरी अलायंसेस, सहायक संधियां। और उसकी सहायक संधियों के अंतर्गत आप देखो तो कितने लोग सहायक संधियों पर हस्ताक्षर कर जाते हैं, यानी कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध और पेशवा, भोसले, सिंधिया, यानी कि 1798 से लेकर और आप देखोगे 1802-3 तक ये सारी रियासतें सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेती हैं। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर का मतलब क्या है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, ब्रिटिश सेना भी रखना पड़ेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगी और उसके रख रखाव के लिए आप धन खर्च करोगे और विदेश नीति आप ही उनके हाथ में चली गई, जबकि वो आंतरिक मामलों में आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब आप सोचो कितना खूबसूरत प्लान बनाया, क्योंकि ये स्वभाव में ही क्या था, इंपीरियलिस्टिक था। यानी कि अगर देखा जाए कि जो है लॉर्ड वेलेस्ली वाज इनवर्डली इंपीरियलिस्टिक, और इसका भाई तो और बहुत बड़ा कमांडिंग स्किल वाला था जिसने टीपू सुल्तान को पराजित किया, आर्थर वेलेस्ली। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आप देखो 1803 में दिल्ली भी हाथ से निकल जाती है। यानी कि आप घटनाओं को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के और फिर जोड़ के पढ़ो, आप फिर उसकी समीक्षा कर दो, मेंस भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा। हमेशा से होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आप देखोगे तो 1805 में आपको याद होगा कि 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर आएगा और गाजीपुर में उसकी डेथ हो जाएगी और गाजीपुर में ही उसका समाधि बनी। तो अगर देखा जाए कि भारत में समाधि अगर किसी गवर्नर जनरल की बनी है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर में अपने सेकेंड जब समय में आता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बीच में आता है जॉर्ज बार्लो। बार्लो को आप देखोगे कि वही 1805 से 6 के बीच में रहता है। इसके समय में एक राजपुर घाट की संधि होती है और एक इसके समय में तिलक लगाना, दाढ़ी रखना और इस तरह से लेकर एक बेल्लोर का विद्रोह हो जाता है। बेल्लोर का विद्रोह बड़ा फेमस है इसके समय का। इसके बाद आप देखोगे कि एक मिंटो आ जाएंगे, मिंटो फर्स्ट के समय में आप देखोगे रणजीत सिंह बहुत ढेर सारा जो है अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे थे। पहले रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया, फिर अमृतसर पर कब्जा किया, लेकिन सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तुषारापात कर दिया अमृतसर का समझौता।
और अमृतसर का समझौता, आप देखो इसी समय क्यों अमृतसर का समझौता हो रहा, क्योंकि रशिया के भी आक्रमण की आशंका है और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट की जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी चल रही है उसमें भी भय है कि कहीं फ्रांस अटैक न कर जाए। इसका मतलब इनको पश्चिमोत्तर क्षेत्र की सीमा अपना सुरक्षित करना पड़ेगा। इसलिए 1809 की जो अमृतसर की संधि हुई उससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अमृत सतलज नदी से ऊपर का साम्राज्य रणजीत सिंह का रहेगा, ताकि अगर उधर से कोई आक्रमण हो तो रणजीत सिंह उसको उधर ही विफल कर दे और अंग्रेज सुरक्षित रहें। ये नीतियां थी। तो बार बार रणजीत सिंह, अब रणजीत सिंह के साथ एक संधि हो जाती है, ऊपर रणजीत सिंह विस्तार कर सकते हैं, नीचे अंग्रेज विस्तार करेंगे। उसी को शीर्ष सतलज का इलाका माना गया, यानी कि सतलज पार, यानी कि अंबाला, पटियाला, लुधियाना, सियालकोट, इधर का हिस्सा अंग्रेजों का रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। वो किसके समय में हो रहा? मिंटो फर्स्ट। और मिंटो फर्स्ट के ही समय में हम लोग दूसरे दौर में प्रवेश कर जाएंगे और अंततः ब्रिटिश सरकार को 1813 के द्वितीय चार्टर अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना पड़ गया। इसका मतलब कि अगर आपको समीक्षा करना है 1813 से लेकर और 1858 तक, ये जो फेज है, इस फेज को हम लोग एक नाम देते हैं, यानी कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, यानी कि इसको हम लोग फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग एक नाम देते हैं फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म, या इसको औद्योगिक पूंजीवाद का काल भी कहते हैं। अब आप देखो कि क्या आवश्यकता पड़ गई इनको कि 1813 का चार्टर एक्ट ले आ रहा है। और 1813 का चार्टर एक्ट, यानी कि इसमें आप देखोगे तो एक तो हमने बताया था 1813 का चार्टर एक्ट, एक 1833 का चार्टर एक्ट और एक 1853 का चार्टर एक्ट। अब आप देखो इसी में भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन होगा, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट किस पर प्रभाव पड़ रहा? धर्म, समाज, अर्थ या व्यापार और शिक्षा। सीधा आप देखो ये चार चीजों पर फोकस कर रहा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभुसत्ता को स्थापित भी कर रहा, और जिसके लिए आ रहा कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। अब 1813 से 23 तक कौन रहेगा? लॉर्ड हेस्टिंग। अब आप सोचो कैसे आप गवर्नर जनरल को भूल जाओगे? यानी कि इस काल में अगर आप देखोगे तो आपको गवर्नर जनरल कौन मिलेगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स मिलेगा और कौन मिलेगा? यानी कि 1813 से लेकर 1823 तक रहेगा। और फिर 1823 में एमरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका ये जो 1823 से 1828 तक रहेगा। फिर आ जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आप देखो विलियम बेंटिंग किस दौर में है और इनकी नीतियों का आप समीक्षा कैसे करोगे? आप इससे अलग होकर तो आप कर ही नहीं सकते हो। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में आएगा क्या? 1833 का तीसरा चार्टर अधिनियम। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आप भारत का चहेता कैसे कहोगे इनको? ये सती प्रथा भी खत्म कर रहे हैं, ये ठगी प्रथा भी समाप्त कर रहे हैं। ये सती प्रथा आप देखो उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बन रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। लेकिन इनका मोटिव्स तो कहीं अन्य जगह चल रहा। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आप देखो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में डीएफटी थियरी आ जाएगी, मैकाले माइन्यूट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी आ जाएगी कि उच्च वर्गों को कुछ को पकड़कर और उनको शिक्षा दे दो और निम्न वर्गों को शिक्षा छन छन कर चली जाएगी, जिसको हम लोग अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं।
तो अंग्रेज इसी दौर में क्यों भारत को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका उपनिवेशवाद में उद्देश्य फंस रहा, यानी कि समस्त व्याख्याएं किसके अनुसार होंगी? औपनिवेशिक चरण के अनुसार होंगी, कॉलोनियल फेजेस के अनुसार होंगी। तब मेंस में आपको रैंकर्स की स्थिति मिलेगी। जो टॉप करता है, ऐसा नहीं कि इतिहास अंकदायी नहीं है, लेकिन जब टॉप आप करेंगे तो आपका विश्लेषण भी टॉपर्स की तरह होना चाहिए। और आप सब लिख दिए कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के लिए सुधारों के लिए जाना जाता है, और ये आया तो भारत में समृद्धि आ गई और चारों तरफ जो कुरीतियां अंधविश्वास खत्म हो गए, काट के 0 नंबर दे देगा। क्योंकि इसको इसीलिए भेजा गया था, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है बेहतर उपभोक्ता क्लास बनाना, यानी कि जो ब्रिटिश सामान का खपत कर सकता हो, जो ब्रिटिश सामान का बेहतर क्रेता बन सकता हो, यानी कि बायर्स बन सकता हो, यानी कि परचेजर बन सकता हो। क्योंकि भारत में क्रय शक्ति तो हमेशा से रही है, परचेजिंग कैपेसिटी, यानी कि उनको इस दौर में क्या चाहिए? कच्चा माल हमारा चाहिए और बने बनाए माल का खपत चाहिए। यानी कि इस दौर का अगर मोटिव्स आप देखोगे तो उनको भारत का केवल कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए और विनिर्मित माल के लिए बाजार चाहिए, विनिर्मित माल के लिए बाजार चाहिए। यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए उनको, और मैन्युफैक्चर्ड गुड के लिए फिर मार्केट चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है? उद्योग धंधों का विकास हो गया है, कल कारखाने विकसित हो गए हैं। क्योंकि पहले फेज में आप देखो वणिकवाद के समय में वहां उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे, कल कारखाने विकसित हो रहे थे। तो जब वहां पर औद्योगिक क्रांति होगी और मशीनीकृत उद्योग धंधों का विकास होगा तो मशीन को चारा भी तो चाहिए, मशीन को तो कच्चा माल चाहिए। अब ये क्या करेंगे? कम दाम पर कच्चा माल ले जाएंगे और वहां उसको विनिर्मित करके मैनचेस्टर और लंकाशायर के मार्केट में, और वही कच्चा माल से बना बनाया जो रेडीमेड आइटम है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, उसको भारतीय मार्केट में ले आकर बांट देंगे। यानी कि हमारे 10 रुपए का कच्चा माल 1 रुपए में लिए और उसको 10 रुपए में बनाकर और 20 रुपए में आके बेचे। तो ये क्या हुआ? ये धन का निष्कासन हुआ। यानी कि ब्रिटेन के तरफ से, यानी कि भारत के तरफ से कच्चा माल जा रहा है और यहां से बनाकर पका हुआ माल फिर हमारे मार्केट में आ रहा। इसी को कहते हैं ड्रेन थियरी, और इसी को एक सर्किल के हिसाब से। और दादा भाई नौरोजी ने तो नैतिक निकासी की भी बात किया, यानी कि हमारा ही पैसा, हमारा ही धन, हमारी ही संपदा, हमारा ही राजस्व और नैतिक पदों से, यानी कि महत्वपूर्ण पदों से हम ही को वंचित किया जा रहा। ये तो मोरालिटी का निष्कासन है। धन को तो छोड़ दो आप, इट वॉज द अपलिफ्टमेंट ऑफ मोरालिटी, इट वॉज द ड्रेन ऑफ मोरालिटी, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो छोड़ो। यानी कि नैतिक और मानवीय ग्राउंड पर देखा जाए तो हमारे धन से ही वो माला माल हो रहा है, हमारे धन से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा ब्रिटेन में, लेकिन भारत में कंगाली आ रही। ये चीज हमें समझना है कि असली चेहरा मॉडर्न इंडिया का क्या है। क्योंकि जो विचारक हैं, जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, वो इसको एनालिसिस कर रहे हैं और अब वो थियरी बदल चुकी है। अब आप देखो कि यहां से जो है विलियम बेंटिंक, आपको देखो विलियम बेंटिंक ढेर सारे सुधार कर रहा है। सती प्रथा को खत्म कर रहा है, ठगी प्रथा को खत्म कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? राजा राम मोहन राय को सहयोग दे रहा है। यानी कि राजा राम मोहन राय को आप बताओ, राजा राम मोहन राय को प्रमोट कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक कि नहीं, यस आपको साथ मैं हूं। वो क्यों ऐसा प्रमोशन कर रहे हैं? पहले तो नहीं कर रहे थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा है कि हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
1813 के एक्ट में लिखा है कि हम सामाजिक परंपराओं में और धार्मिक अंधविश्वास में हस्तक्षेप करेंगे। तो ये दृष्टिकोण कैसे बदल गया? ये दृष्टिकोण किससे गाइडेड हो रहा है? मुक्त व्यापारिक चरण से गाइडेड हो रहा है। क्योंकि ये कौन सा चरण है उपनिवेशवाद का? फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म का चरण है। और इसमें फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म कैसे होगा? उनकी आवश्यकता के पूर्ति के लिए इसको साधा गया है। तो ये चीज हमें पूरी तरह से दिमाग में ठोक के बैठा लेना है। इस चरण में इनको क्या जरूरत है? इस चरण में इनको एकीकृत मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए, और इसके लिए बेहतर उपभोक्ता चाहिए। आप बताओ, आप ये दो मिशन को अगर आप याद करके और मेंस लिखोगे और ट्रिक लगाओगे तो आप देखो कहां से नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो, आप इसको समझो, यानी कि 1813 से और विद्रोह के बीच में 1857 के यानी कि 1858 के क्राउन एक्ट तक, जब तक कंपनी रही भारत में, उसका मूल उद्देश्य इस फेज में क्या था? कच्चे माल का ले जाना और बने बनाए माल को ले आकर भारत के मार्केट में बांट देना। मेन मोटिव्स, यानी कि दिस फेज यानी कि फ्री ट्रेड में उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना देना और ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का आयातक बना देना जबरदस्ती। और ये फ्री था, इस पे कोई चुंगी नहीं लगती थी, इस पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन जब भारतीय हस्तशिल्प जाता था, जब इंडियन कॉटन जाता था, तो उस पे हाई कस्टम ड्यूटी थी, तो वो वापस हमारे मार्केट में लौट के चला आता था। आप देखो कि जब वापस मार्केट में चला आएगा तो क्या स्थिति होगी। रॉबिन्सन क्रूसो ने, डैनियल डेफो ने, आप देखो डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास है एक, उसमें उन्होंने दर्शाया है पूरे इसको जो है फेज को। और किसी भी तरह से आप देखो कि ऐसे में हमारे हस्तशिल्प तो भारत में ही रह जाएंगे और उनके हस्तशिल्प जो है उनके बने बनाए माल आके खपत होंगे। जबकि हमें चाहिए क्या? हमारे ही कच्चे माल को निर्माण करके हमारे ही मार्केट में ले आके पाट दे रहा और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो एक तरह से ये एक विशेष साइकिल बन जा रही, शोषण की एक बहुत बड़ी चक्र बन रहा है, जिसमें लगातार शोषण हो रहा है और जिसपे 1867 में दादा भाई नौरोजी पहली बार प्रकाश डालेंगे। और दादा भाई नौरोजी के 3-4 पंपलेट और एक पुस्तक इसी पर है, पर्टिकुलर आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश करने पर ही है। और लंदन में जाके उन्होंने बताया कि भारत के बर्बादी, भारत के गरीबी, भारत के बदहाली का मूल कारण कौन है? ब्रिटिश साम्राज्य। वही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और लंदन में बताओ आप, लंदन में फिन्सबरी के टिकट से दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो लंदन में जो है बने जो है सांसद। तो कितना इनका मतलब वहां पॉपुलैरिटी रही होगी। पर कैपिटा इनकम निकालने वाले, यानी कि आर्थिक विश्लेषक के रूप में दादा भाई नौरोजी की भूमिका रही। और आप देखोगे कांग्रेस के 3-3 बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी, यानी कि बहुत मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस। लिबरल भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए कि आक्रामक भी थे, क्योंकि आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया इन्होंने। बाद में राणा डे हैं, गोखले हैं, आरसी दत्त हैं, पृथ्वीश चंद्र राय हैं, पीसी राय हैं, सुब्रमण्यम स्वामी है करके, सुब्रमण्यम अय्यर करके हैं। ये लोग आर्थिक विश्लेषक रहे हैं, आर्थिक विश्लेषण किए हैं कि भारत के बदहाली का कारण कौन है। दादा मतलब एक तरह से कह लीजिए ब्रिटिश हुकूमत। तो ये चीज दिमाग में हमें रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लिखते समय, लॉर्ड हेस्टिंग को लिखते समय, इवन आप देखोगे कि जो है
लॉर्ड डलहौजी को लिखते समय, लॉर्ड ऑकलैंड को लिखते समय, लॉर्ड हार्डिंग को लिखते समय हमें इस फेज को ध्यान रखना पड़ेगा। जितने सुधार हुए, आप देखो इनको क्या चाहिए, एकीकृत मार्केट चाहिए। और एकीकृत मार्केट कब बनेगा, जब रियासतों का भी एकीकरण कर देंगे, यानी कि रियासतों पर भी कब्जा कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी के समय में आप देखो कितनी रियासतों को इन्होंने गोद निषेध के आधार पर डंप कर दिया। तो उनको क्या चाहिए था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक एकीकृत मार्केट को बनाना। खरीदार कौन थे, रियासती प्रजा, यानी कि हमारे जो हैंडीकैप्ट थे, जो हमारे ये शिल्प उद्योग धंधे थे, जो हमारे इंडियन कॉटन थे, उनके सबसे बेहतरीन अगर कहा जाए कोई बायर्स था मार्केट में तो वो रियासती प्रजा थी। इसलिए आप देखो कि रियासतों को एन केन प्रकारेण इनको मर्ज करना ही करना है, चाहे किसी भी ऑप्शन पर हो। आप यहां से नीतियों को देखो, आप लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आप देखो, आप लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1818 में मराठों का अंत हो गया और पेंशन देकर बिठूर में बाजीराव सेकंड को निर्वासित कर दिया गया और वहीं रहते हुए वो खत्म हो गए। और नाना साहब ने जो है, उन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अब चूंकि दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको अधिकार मिलेगा नहीं। तो आप देखो जितनी रियासतें थी मैक्सिमम, यानी कि यहां आप देखो इनका मेन मोटिव्स क्या है कि हमें उस मार्केट के लिए बेहतर उपभोक्ता भी चाहिए जो मानसिकता में अंग्रेज हो, क्योंकि अगर वहां से वो जींस की सप्लाई करेगा तो उसका टेम्परामेंट भी तो हो जींस पहनने का, नहीं तो वेस्टर्नाइज तो होगा ही नहीं। यानी कि उस एकीकृत मार्केट के लिए बेहतर उपभोक्ता की भी जरूरत है, इसलिए ये क्या करेंगे, सुधार करके सबको अपने फेवर में लेंगे। यानी कि 1813 से पहले ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन अब ये सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। और लास्ट में आप देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में फाइनल हुआ, लागू हुआ, एक्ट का रूप लिया। तो ये सारे सुधार जो हो रहे हैं वो देखने में सुधार लग रहे हैं, लेकिन दैट्स वाज पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। वो इस चरण के अनुसार वो चीजें चल रही। तो इस तरह से हमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नीतियों का जो है देखना, अवलोकन करना है। लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में आप देखो पिंडारियों का दमन हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में पिंडारियों का दमन हुआ, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया, क्योंकि पिंडारियों का दमन करने के जो मराठों को दमन करने से पहले पिंडारियों का दमन करना पड़ेगा। अब पिंडारी एक तरह से कह लीजिए कि मराठों के राइट हैंड हुआ करते थे, जहां अंग्रेज व्यापारी को देखते थे वहीं गला दबा देते थे, खत्म। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसमें आपको देखो वासिल अहमद थे, वासिल खां, चीतू थे, करीम खां थे, कबीर खां थे, ये नेता थे पिंडारियों को। जगह जगह पर इनको आप देखो समाप्त कर दिया गया, उसी लिए पर्टिकुलर भेजा गया था। और इन्हीं के समय में आप देखो कि नेपाल के साथ संधि हुई, और संगोली की जो संधि होती है 1816 में, वो रानीखेत, चक्राता और जितने टूरिस्ट प्लेस हैं सब पर ये अधिकार कर लेते हैं। जैसे डलहौजी के समय में आप देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी बन जाती है शिमला, और शिमला में ये मिलिट्री का हेडक्वार्टर भी स्थापित करते हैं, और मेरठ में आधुनिक तोपखाने का स्थापित करते हैं हेडक्वार्टर। यानी कि जितने भी सुधार हो रहे हैं सब अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एमरेस्ट के समय में देखो आप, वो आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है, यादवों की संधि हो रही है 1826 में, बर्मा के साथ हो रहा है युद्ध, उससे असम के कुछ एरिया मिले। तो इसका मतलब कि ये विस्तार जो कर रहे हैं, जो मार्केट बना रहे हैं, जो एकीकृत मार्केट बना रहे हैं, बेहतर उपभोक्ता बना रहे हैं, उसके अनुसार नीतियां चल रही। और इसके बाद
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद चार्ल्स मेटकाफ आता है 1 वर्ष के लिए, 1835 से 36। अब चार्ल्स मेटकाफ के समय में उसे इंडियन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, यानी कि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में अगर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाए तो सारा का सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और क्रेडिट मिली किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। तो मेटकाफ वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं जो 42 तक रहते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आप देखो, एक तो डीएफटी थियरी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया, क्योंकि अब तो इन्होंने अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग पैदा करना है। जैसे जमींदारी व्यवस्था से इन्होंने क्या पैदा किया? एक जमींदार वर्ग पैदा कर लिया जो गाड़े औसाने में इनका साथ देता था। बहुत कम आप देखोगे जो जमींदार इनसे दुखी रहे, वही 1857 के विद्रोह में इनके विपक्ष में काम किए, नहीं तो 90% जमींदार जो है इनके पक्ष में ही लड़ाई लड़े। तो उससे एक बेहतर वर्ग यानी कि राजनीतिक अपना साझेदार पैदा कर लिए, राजनीतिक पार्टनर पैदा कर लिए अपना, जमींदार वर्ग जो हर समय इनके साथ रहता था, कंधे से कंधा मिला के काम करता था। तो ये चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझना है कि इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आप देखोगे तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है, और फिर उसी दौर में आप देखो ये सिंध पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, जबकि सिंध ने तो कभी डिस्टर्ब ही नहीं किया था। लेकिन चूंकि इन्होंने एकीकृत मार्केट चाहिए इनको, और सिंध पंजाब इनके हाथों के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। पाकिस्तान जब वो अफगानिस्तान में युद्ध अभियान किए तो अफगानिस्तान में औधे मुंह गिरे और फिर लौट आए वहां से। तो 42 तक आप देखो कि अफगानिस्तान का यानी कि डीएफटी थियरी को लागू करवाना सरकारी रूप से, अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ना, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय का है। और लॉर्ड ऑकलैंड के ही समय में आप देखोगे एक जो है महत्वपूर्ण आता है कि उसको जो है जीटी रोड, जो सड़के आजम शेरशाह सूरी मार्ग था, उसको जीटी रोड का नामकरण कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड हार्डिंग आएंगे। लॉर्ड हार्डिंग का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में आप देखोगे तो एक जो है खोंड जनजाति में एक नरबलि प्रथा है जिसमें मनुष्य की ही बलि दे दिया जाता था, तो नरबलि प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड जो है हार्डिंग के समय में। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही, क्योंकि 1844 से लेकर 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग रहा, और लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में आप देखोगे पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें लाहौर के संधि से काफ़ी हद तक ये पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं। और बाद में भैरोवाल की संधि होती है दिलीप सिंह के समय में, लाहौर की संधि और भैरोवाल, क्योंकि अंतिम जो है चिराग थे दिलीप सिंह यानी रणजीत सिंह के बेटे, और उन्हीं के समय में आप देखोगे, और इनकी माँ जो है रानी जिंदा संरक्षक थी। तो एक भैरोवाल की संधि होती है दिसंबर में 1846 में, जिसके कारण ये आंतरिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि पंजाब भी हाथ से चला गया। और एक बीच में आप देखो कि एक आता है लॉर्ड ऑकलैंड के बाद एक लॉर्ड एलेनबरो आता है। लॉर्ड एलेनबरो के समय में ही आप देखोगे तो एक जो है, एक तो दास प्रथा की समाप्ति होती है 1843 में, और 1843 में ही चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध पर कब्जा हो जाता है इनका। यानी कि 1843 को ध्यान रखना है कि 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड चला जाएगा, और 42 से लेकर 44 तक कौन रहेगा? ये लॉर्ड एलेनबरो। और लॉर्ड एलेनबरो के ही समय में अल्टीमेटली दास प्रथा समाप्त हो रही, जिसका प्रावधान कहाँ किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट में, कि अब हम भारत में भेदभाव खत्म करेंगे, नौकरियों में भेदभाव खत्म करेंगे, योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे, और भारत का यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब आप देखो कि 1833 से पहले और 1833 के बाद, अब ये दोनों तरफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज नॉट ओनली द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
बट आल्सो नोन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो बैठेगा बंगाल में ही, लेकिन 1833 में प्रशासनिक एकीकरण कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे तो इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना पर भी कब्जा था, जो द्वीप था जहां नेपोलियन बोनापार्ट को निर्वासित किया गया था, सेंट हेलेना, वहां अंग्रेज ठहरते थे भारत आते समय, तो उस पर पूरी तरह कब्जा हो गया अंग्रेजों का, तो इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आईएएस में आएगा तो बच्चा उड़ जाएगा एकदम कि सेंट हेलेना से क्या मतलब है इसका। और प्रशासनिक शक्तियों का एकीकरण कर दिया गया, क्योंकि इनको पूरा एकीकृत मार्केट बनाना है, शोषण करना है भारत का, पूरा जमकर शोषण हो रहा है और ड्रेन थियरी पूरा फ्लरिश हो रही है इस काल में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फ्री ट्रेड। तो इस समय क्या है कि एक बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से जो नीतियां इनकी चल रही हैं, वो आप चाहे रियासतों के प्रति देखो, सभी के कॉन्सेप्ट क्या है, बस हमें कच्चा माल मिलता रहे और बना बनाया माल ले आके हम खपत करते रहें और भारत को अपने उद्योग धंधों के शोषण का एक माध्यम बनाएं। इसी समय में हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी रैयतवाड़ी। आप देखो कि महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग की देन है। 1820 में रैयतवाड़ी आ जाएगा, 1822 में महलवाड़ी आ जाएगा, क्योंकि अब इस्तेमारी बंदोबस्त को देख लिए हैं, परमानेंट सेटलमेंट, कि उससे काम चल नहीं रहा, वो फेल्योर हो रहा सिस्टम। तो अब अन्य क्षेत्रों में ये क्या करेंगे धीरे धीरे, नहीं तो चाहते तो तीनों एक साथ लागू कर देते, लेकिन दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में महलवाड़ी, अवध के क्षेत्र में तालुकेदारी, और जो है बंगाल बिहार उड़ीसा में आप देखो जमींदारी व्यवस्था। तो इन सब चीजों का हमें व्यापक अध्ययन करना और इसके अनुसार आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि डलहौजी को आप पढ़ते चले गए और डलहौजी लगा के और डलहौजी तो भारत का आधुनिकीकरण कर दिया, बट वाई? डलहौजी क्यों भारत का आधुनिकीकरण करेगा? डलहौजी क्यों भारत को समृद्ध बनाएगा? यानी कि डलहौजी अगर टेलीग्राफ ले आ रहा है, कलकत्ता और आगरा के बीच में तार सेवाएं शुरू हो रही हैं, बाद में लॉरेंस के समय में आप देखो यूरोप और भारत के बीच में तार सेवा शुरू हुई, तो उसका मूल उद्देश्य क्या रहा कि भारत को बेहतर तरीके से कैसे शोषण किया जाए, और इनको ये न लगे कि नहीं हम जो है भारत के शुभेच्छु नहीं, लेकिन ये तो बीफूल बनाने की बात है। हम लोगों में फिर भी वो राष्ट्रवाद नहीं, अब ये एकीकृत मार्केट बना रहा है और एकीकृत भारत का निर्माण हो रहा। और बाद में आप देखोगे कि 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें ब्रिटिश संसद को लगता है कि भाई ये तो बहुत फैटल रहा, अब इस प्रकार का विद्रोह न हो, जिसके कारण आप देखोगे कंपनी को उन्होंने समाप्त ही कर दिया। तो ये चीज हमें इस दौर में ध्यान रखना है कि लॉर्ड एलेनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग के बाद इस फेज के लास्ट गवर्नर जनरल आएंगे जिनको कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी 3 ब्रह्मास्त्र लेके आए थे, यानी कि कोई युद्ध करेगा तो युद्ध करके, कुशासन का आरोप लगाकर, और जिसका वारिस नहीं है गोद निषेध का आरोप लगाकर, और सारी रियासतों को अपने पक्ष में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास रियल सन है वो बच गया, एडॉप्टेड सन वाला भी गया। जैसे आप देखो 1848 से लेकर और 1853 तक इन्होंने मैक्सिमम रियासतों का एकीकरण कर दिया, विलय कर लिया मैक्सिमम, जिसमें आप देखो सतारा, जैतपुर, संबलपुरा, बघाट, उदयपुरा और झांसी, नागपुर, क्रमशः आप देखो 1848 में सतारा, 1849 में आप देखो कि जैतपुरा, 1849 में ही संबलपुरा, जैतपुरा आप देखो मध्य प्रदेश में, संबलपुर उड़ीसा में है, बघाट मध्य प्रदेश में और पंजाब में है। और आप देखो कि वो उसको
वो जो है उदयपुरा मध्य प्रदेश में है, झांसी, नागपुर। भाई जाहिर सी बात है कि अगर झांसी को इस तरह ये विलय करते तो झांसी की रानी तो ऐसे ही लड़ जाती कि हम आपको एकीकृत मार्केट बनाने के लिए आपका विलय कर रहे हैं, तो लड़ाई होना स्वाभाविक था। लेकिन इन्होंने एक कॉन्सेप्ट तो निकाला क्या, क्योंकि हम परंपराओं में रूढ़िवादी रहे हैं, तो इन्होंने उस फैक्टर को पकड़ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध का सिद्धांत। और इन्होंने कह दिया क्या, जिसका रियल वारिस नहीं है उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसकी नहीं होगी, उसको हम जब्त कर लेंगे। लेकिन आप बरार का केस देखो, आप बरार को कॉटन की उपलब्धता के लिए जब्त किए, लेकिन आप अवध को देखो, अवध को बैड गवर्नेंस का आरोप लगा के अवध का विलय कर लिए। यानी कि 1856 में आप डलहौजी को देखो तो वो कह रहा कि अरे यहाँ तो कुशासन चल रहा, जबकि सुशासन था। और वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया और वो उनके जो है अवध का विलय कर लिया गया। तो एक दादागिरी है, लेकिन उसके पीछे इनका कौन सा मोटिव्स है, वही फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। तो कभी भी डलहौजी को लिखते समय, और डलहौजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर रहा, डलहौजी डाक टिकट जारी कर रहा। आप बताओ 2 रुपए में पूरे भारत में डाक टिकट जा रहा, यानी कि पत्र जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्ट ऑफिस एक्ट, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, रेलवेज डलहौजी शुरू कर रहा है, क्योंकि अब वहां पूंजी हो गई, अतिरिक्त पूंजी हो गई, उद्योग धंधों से विकास हो गया, कल कारखानों का लंदन में विकास हो गया, तो उसका खपत करने के लिए चाहिए निवेश। तो थर्ड फेज तो आप देखो क्लाइमेक्स पे चला गया। तो सेकेंड फेज का अवलोकन करते हुए आपको देखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो काफी हद तक 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार रहा है, और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया और लोअर बर्मा और पीगू आदि इलाके पर कब्जा कर लिया। और लॉर्ड लीटन के समय में आप देखोगे कि उधर जो है एक तरह से कह लीजिए डफरिन के समय में थर्ड बर्मा युद्ध होता, पूरे बर्मा पर ही कब्जा कर लेते हैं 1885 में, और बाद में बर्मा आजाद होता 1948 में। तो बर्मा के साथ आप देखो 3 युद्ध तो बर्मा के साथ लड़ लिए। तो यानी कि सिक्किम पर इन्होंने कब्जा कर लिया, सिक्किम पर कब्जा कर लिया बर्मा के साथ, यानी कि 1850 में सिक्किम, 1852 में बर्मा, 1856 में जो है अवध, 1853 में बरार। ऐसे इन्होंने पूरा समस्त इकाइयों को इंटीग्रेटेड मार्केट के हिसाब से मर्ज कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य। और हम लोग उसको एक पॉजिटिव व्याख्या करके कहते हैं क्या, कि सिद्ध करिए कि लॉर्ड का डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता। लेकिन उसके पीछे उसके मंशा को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा कि किस हिसाब से वो गाइडेड चल रहा। क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारत का शुभेच्छु हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं आज लाइट का व्यवधान है इसलिए बोर्ड थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज के तरफ, जो लास्ट फेज हमारा है। हम समझ रहे हैं अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी करके इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट फेज है वो क्लाइमेक्स है बिल्कुल। यानी कि इसको अगर कहा जाए कि 1858 से लेकर और आज़ादी तक, ये आप देखो ये क्लाइमेक्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। और इसमें आप देखो, इसमें कहते हैं ना कि जब पूंजी आ जाती है ना तो बिल्कुल बौखला जाता है व्यक्ति और उसका दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है। तो इंग्लैंड के पास आप देखोगे बहुत अकूत मात्रा में पूंजी आ गई है, अतिरिक्त पूंजी जिसको कहते हैं हम लोग। और वहाँ उद्योग धंधों का विकास हो रहा, पूरे क्लाइमेक्स पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और भारत क्या है कि इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा।
सीधा जितना वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लिखा भी है कि भारतीय मैदानों में केवल हड्डियां बिखरी हुई मिली, यानी कि जो शिल्पकार हैं उनकी हड्डियां, जो जुलाहे हैं उनकी हड्डियां बिखरी हुई मिली। और कार्ल मार्क्स ने भी लिखा है कि अंग्रेज घुसपैठिया जिसने चरखे और तकली और जो है उसको तोड़ डाला। तो आप अगर एनालिसिस करोगे प्रत्येक चरण का, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि ये किस प्रकार का रूप बना रहे हैं, किस प्रकार का फेज उसको ले जाके डेवलप कर रहे हैं। तो आप देखो, इस चरण को हम लोग देखना चाह रहे हैं, कैसे ये चरण को आप ले जाओगे आगे की तरफ। तो आप देखो इस चरण में जो है, क्योंकि इसको वित्त कहते हैं, और कैपिटल से जब ऊपर आप जाते हो तब फिनांस आता है, यानी कि पूंजी से भी ऊपर आप देखोगे तो वित्त की पोजीशन है, वित्तीय चरण, फिनेंशियल फेज, फिनेंशियल कैपिटलिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि इस चरण में आप देखो कि खूब जो है यहाँ अतिरिक्त पूंजी आ रही है, यहाँ अतिरिक्त पूंजी आ गई। उद्योग धंधों से ब्रिटेन में सरप्लस कैपिटल आ गया है। अब सरप्लस कैपिटल ये लगाएं कहाँ, और इनके पास कच्चे माल के रूप में क्या आ गया है, तकनीकी डेवलपमेंट आ गए हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है, स्टील एंड इस्पात है, लौ और इस्पात का भरपूर मात्रा में कल कारखानों में एक तरह से कह लीजिए पूरी होर्डिंग हो गई है वहाँ रॉ मटेरियल्स के रूप में। अब उसको लगाएं कहाँ ये, अब उसको असेंबल कराएंगे कहाँ, भारत में, क्योंकि भारत उपनिवेश है। अब आप देखो कि यहाँ से आप देखो कि इसमें जो आपका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा क्राउन एक्ट। क्राउन एक्ट जैसे ही आएगा और 1 नवंबर को मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब हम रियासतों के साथ कैसी नीतियां रखेंगे, जो करार हमारे कंपनी ने किया है वो करार बरकरार रखेंगे हम, और अब अच्छा विकास करेंगे। अब आप यहाँ से देखो कि जो सबॉर्डिनेट आइसोलेशन था, जो सबॉर्डिनेट आइसोलेशन की नीति थी, वो सबॉर्डिनेट यूनियन की नीति में बदल गई। यानी कि अभी तक रियासती प्रजा को ये क्या कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे, अलग थलग कर रहे थे, विलय कर रहे थे। अब आप बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं। ये कहां से एटीट्यूड आ गया, और ये 1935 तक चलेगा। तो उधर आप देख रहे हो कि रियासतों के साथ इनकी नीतियां भी चल रही, कहीं सब रिंग फेंस की नीति है, कहीं घेरे की नीति है, कहीं सबॉर्डिनेट आइसोलेशन की नीति है, कहीं सबॉर्डिनेट यूनियन की नीति है, और कहीं इक्वल फेडरेशन की नीति है। सारा इसी में सब कमाल है। ये फेज समझ में आ गया तो पूरी गुलथी आपकी सुलझ जाएगी, और दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑप्शनल बन जाएगा शायद आपका जो है इंडियन हिस्ट्री। एक समझ विकसित हो जाएगी इतिहास की, और इससे आप हर तरह का, इतिहास ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास का ज्ञान कराता है, इसमें भूगोल भी है, आर्थिक संकल्पनाएं भी हैं, इसमें पॉलिटी भी है। आपका जब संवैधानिक विकास हम पढ़ाएंगे तो देखना आप पॉलिटी आ जाएगा पूरा। तो इतिहास सभी विषयों की जननी है, उसको प्रूफ करके रख देंगे हम लोग। देख रहे हैं, प्योर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आरपी दत्त, आरसी दत्त और इन लोगों की इकोनॉमी जो फेज है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो आप, क्राउन एक्ट से क्या हुआ। अब ये क्राउन एक्ट क्या कह रहा है कि हम जो है भारत में बेहतरी के लिए आए हैं। अब देखो इस एक्ट को क्या कहा जाता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन पीपल। यानी कि ये एक्ट कह रहा है कि हम भारत में बेहतरी के लिए आए हैं, भारत का हम बेहतर करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन इसमें तो पता चला कंपनी चली गई। अब इसमें आप देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC है, वो समाप्त हो जाएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त हो जाएगा, यानी कि कंपनी समाप्त हो जाएगी। अब 15 सदस्यीय एक इंडिया हाउस का गठन लंदन में होगा।
जिसका बनेगा क्या, भारत राज्य सचिव, जिसका मुखिया होगा। और भारत राज्य सचिव मुखिया होगा और 15 सदस्यीय इंडिया हाउस का भारत परिषद का गठन लंदन में होगा। छोटे छोटे मुद्दों पर फैसला करेगा कौन, भारत परिषद, जो भारत के शोषण का बहुत बड़ा पर्याय बनेगा। और जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, तो पहला इरादा उनका क्या था कि इस भारत परिषद को खत्म किया जाए, पहला उद्देश्य, और भारत राज्य सचिव के पद को समाप्त किया जाए। लेकिन आप देखोगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत परिषद खत्म होगी और 1947 में जाकर भारत राज्य सचिव का पद खत्म होगा। लगातार जो काम जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किया, जो काम EIC ने किया, वो काम अब ये बिचौलिए के रूप में करेंगे, और ये लंदन में है। और पहला भारत राज्य सचिव जो है लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया। जैसे आप देखते हो ना, मिंटो मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो जो पहला नाम रहता है वो किसका रहता है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, और जो दूसरा नाम रहता है वो वायसराय का नाम रहता है। और यहीं से आप देखो कि एक संकल्पना शुरू हो जाती है, क्या, ब्रिटिश भारत। अब देखो आप कितनी बढ़िया संकल्पना, ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत, और यहीं से संकल्पना एक शुरू होती है, वायसराय। यानी कि वायसराय आप खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। वायसराय वाज मियरली अ टाइटल, यह केवल एक टाइटल है, यह पदवी है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पदवी को खत्म कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड लिथगो लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वायसराय होगा। उसके बाद वही बचेगा क्या, गवर्नर जनरल। अब आप देखो कि इस एक्ट के समय में कौन है, इस एक्ट के समय में है लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग को कैसे आप भूल सकते हो। अब यहां से आप देखो तो लॉर्ड कैनिंग का समय शुरू हो जाएगा, और लॉर्ड कैनिंग को समझने के लिए यानी कि 56 से लेकर और 1862 के बीच में, यानी कि इस एक्ट से पहले भी हैं और एक्ट के बाद भी हैं। अब आप देखो कि 57 में विद्रोह हो रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग क्राउन एक्ट से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, और यही क्राउन एक्ट के बाद भारत का, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कहलाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग was not only the last governor general of India but also known as the first viceroy of British India, क्योंकि इंडिया चेंज इनटू ब्रिटिश इंडिया। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि कैनिंग, अब कैनिंग के नीतियों को आप देखो, इसी कैनिंग के समय में आप देखो 1857 का विद्रोह होगा। इसी कैनिंग के समय में कलकत्ता, मद्रास, बंबई यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसी कैनिंग के समय में IPC एक्ट आएगा, CRPC एक्ट आएगा। इसी कैनिंग के समय में ICS एक्ट आएगा। ICS एक्ट यानी कि जो ICS की परीक्षा हुई, ICS का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी, लेकिन ICS को अमल में ले आया, कानूनी रूप दिलवाया लॉर्ड कैनिंग। इसी कैनिंग के समय में आप देखोगे ICA एक्ट आएगा, यानी कि 1800 और 61 के आसपास आप देखोगे ढेर सारे अधिनियम आएंगे। और इसी कैनिंग के समय में आप देखोगे तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आएगा, और पहला जो है उच्च न्यायालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित किया गया 1862 में। और फिर प्रेसिडेंसी को छोड़ दिया जाए तो 1867 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और उसके 100 वर्षों के बाद 1967 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई। याद थोड़ी नहीं करना, याद तो हो जाएगा, लेकिन समझ विकसित करो, आप बुद्धिजीविता के लेवल को उठाओ, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जितने एक्ट हैं, ICA एक्ट है, और इसी कैनिंग के समय में पोर्टफोलियो की स्थापना हो गई। यानी कि जो पोर्टफोलियो आप कहते हो कि विभागीय प्रणाली, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग,
ऐसे विभाग बना के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति किया। तो जो कैबिनेट सिस्टम है, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, वो भी लॉर्ड कैनिंग की देन है। जो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 1 to 3 में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। जो विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की, वो विधायी शक्तियां किसको मिली? यानी कि पहली बार लॉर्ड कैनिंग को मिली, क्योंकि इसी समय में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाएगा, 1892 में सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाएगा, फिर 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार आ जाएगा, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आएगा, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा। यानी कि आप इस तरह से देखो तो यहां अवलोकन करना पड़ेगा। और यहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कह दी गई, निर्वाचन की बात पहली बार यहां कही गई कि नहीं निर्वाचन कराया जाएगा, लेकिन निर्वाचन यहां हो रहा और वो भी सांप्रदायिक हो जा रहा, और मुस्लिम वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना कर दी गई, सांप्रदायिकता भड़का दी गई यहां। और यहां आप देखो, यानी कि सार्वजनिक मुद्दों पर आप देखो प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन पूरक प्रश्न यहां मिल रहा, वाद विवाद करने का अधिकार बजट पर, लेकिन आप देखोगे बहस करने का अधिकार यहां मिल रहा, लेकिन वोट डालने का अधिकार आंशिक रूप से यहां मिल रहा। 3% लोग वोटर थे। अब आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना। यानी कि ब्रिटेन को हम लोग अधिकारों की जननी कहते हैं, मैग्ना कार्टा माना जाता ब्रिटेन को, लेकिन 1919 तक वोट देने का अधिकार नहीं मिला। यहां तक बहुत बड़ा तो 15% लोग वोट देने लगे, और उसी आधार पे हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो आप देखो हमारे संविधान सभा को तो बहुत से लोग वयस्क मताधिकार पर मानते ही नहीं है, बोले वो तो संपन्नों की सभा है, वो तो शिक्षितों की सभा है, क्योंकि वहां एडल्ट फ्रेंचाइज पर वोटिंग नहीं हुई। वहां तो वोटिंग उसको होती थी जो क्रय शक्ति जिसकी हो, इनकम टैक्स हो, और उसके पास लैंड हो, उसके पास अपना घर हो, तो बेटे के हिसाब से तो वोट देने का अधिकार दिया गया। तो बहुत से लोग तो हमारे संविधान सभा को बोले डेमोक्रेटिक नहीं है, आलोचना करते हैं, जैसे केसी वियर हैं, चर्चिल हैं, आप बहुत से लोगों को देखो इस तरह। तो ये चीज दिमाग में रखना कि इन एक्ट का अवलोकन इनके अनुसार करना, कि अब ये वित्तीय चरण में चले गए हैं, और टेलीग्राफ आएगा, टेलीग्राम आएगा, रेलवे का विस्तार किया जाएगा, पूरे भारत को रेलवे के नेटवर्क में बांध दिया जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा ज्वाइंट कर दिया जाएगा। तो ये रेलवे का जाल भारत में क्यों बिछा रहे हैं? क्या रेलवे भारत का आधुनिकीकरण कर रही है? बहुत बेहतरीन टिप्पणी आती है आईएएस में कि रेलवे भारत का क्या आधुनिकीकरण की है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे भारत का आधुनिकीकरण तो की है, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है? कच्चा माल हम रेलवे ट्रैक, रेलवे डिब्बा, आयरन स्टील हम लंदन से मंगा रहे हैं और उसको असेंबल करके भारत में लगा रहे हैं, तो भारत का विकास कहाँ होगा? भारत का तो विनाश होगा। और हमारा ही जो है वो विनिर्मित जो कच्चा माल है वो ले जा रहा, और हमारे मार्केट में विनिर्मित माल वो वापस आ रहा। तो रेलवे को तो एक साधन मात्र बनाया गया कि रेलवे क्या करेगी, जो भारत में विद्रोह हो रहा है उसका दमन करेगी, और दूर दराज क्षेत्रों से कच्चा माल ले आएगी, और दूर दराज क्षेत्रों से कच्चा माल ले जाकर और बंदरगाह पर पहुंचाएगी, और वहां से वो एक्सपोर्ट होगा। और जो लंदन से माल आ रहा है बना बनाया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसको जो है रेलवे दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाएगी। ये रेलवे का इंटरनल मोटिव्स था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वित्तीय पूंजीवाद के चरण में कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया। अब बताओ, जब विद्रोह होगा तो कोई इन्वेस्टर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप जाओ और हम आपकी काउंटर गारंटी लेते हैं कि आपकी पूंजी डूबेगी तो ब्याज सहित हम 5% आपको वापस करेंगे। ऐसे आश्वासन देने के बाद तो लोग तैयार हुए मार्केट में जाने के लिए, पूंजी निवेश करने के लिए।
तो आप बताओ कि ये ऋण दे रहे हैं और इनसे ऋण मांगा किसने, और भारत को ये सार्वजनिक ऋण दे रहे हैं और उस ऋण से ब्याज ले रहे हैं, जबरदस्ती ऋण दे रहे हैं और ब्याज ले रहे हैं। लेकिन लाभ किसको हो रहा है? ब्रिटिश हुकूमत को लाभ हो रहा, ब्रिटिश सत्ता को लाभ हो रहा। तो जितने भी गवर्नर जनरल इस फेज में आएंगे वो शोषण का पर्याय बन के रह जाएंगे। जैसे आप देखो लॉर्ड कैनिंग के बाद आप देखोगे एल्गिन फर्स्ट आएगा, फिर जॉन लॉरेंस आएगा, जॉन लॉरेंस के बाद आप देखोगे लॉर्ड मेयो आएंगे, लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आएंगे, फिर आप देखोगे लॉर्ड लीटन आएंगे, रिपन आएंगे। वो कहते हैं ना कि भारत के राष्ट्रवाद को जगाने में काफी हद तक भूमिका निभाई किसने? लीटन की नीतियां और रिपन की नीतियां। तो लॉर्ड लीटन और रिपन को जब आप पढ़ोगे पूरा, तब उसमें लगेगा कि लॉर्ड लीटन जो है प्रतिक्रियावादी था, लेकिन लॉर्ड रिपन भारत के लिए शुभेच्छु था। अब लॉर्ड लीटन के समय में जितनी भी योजनाएं, चाहे वो रॉयल टाइटल एक्ट हो, चाहे रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा जाना हो, चाहे स्टैची आयोग हो, अकाल आयोग का गठन किया गया लॉर्ड लीटन के समय में, पूरा जनता को त्रस्त कर डाला। वो कह रहे थे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। और 1877 में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही है रॉयल टाइटल एक्ट के अंतर्गत, और देश जल रहा है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया जिसको गैगिंग एक्ट कहते हैं हम लोग, 1878 का। देखो आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया, लेकिन रातों रात उसने नेचर चेंज कर दिया और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश पर जो है वज्रपात हुआ। यानी कि पत्रकारिता भी स्वतंत्र नहीं था। यानी कि पत्र छापने से पहले स्पेसिमेन उनको आप दिखाओ। लॉर्ड कर्जन के समय में देखो आप, फर्स्ट सेंसरशिप एक्ट आ जा रहा। यानी कि एक तरह से अगर आप इसका अवलोकन करो पूरा, तो ये चीज आप देखोगे कि पत्रकारिता में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में पहला बंगाल एडवर्टाइजर, बंगाल गजट करके एक पत्र निकला था, 1780 आप देखो। और 1799 के समय में हम समझ रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली का समय था और फर्स्ट इंडियन सेंसरशिप एक्ट लगा 1799। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखना है कि इस नीतियों का अल्टीमेट फायदा क्या है। यानी कि इनके पास अतिरिक्त पूंजी आ गई, उद्योग धंधों का विकास हो गया। अब ये पूंजी की खपत कहाँ करेंगे? क्योंकि कल कारखाने भी विकसित हो गए, आयरन एंड स्टील उद्योग भी विकसित हो गया। तो उस आयरन और स्टील उद्योग से भारत का औद्योगिकरण होगा कि औद्योगिक विनाशन होगा? विनाशन होगा। और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा और हमारे ग्रामीण संरचना को बिल्कुल वीरान कर डालेंगे। वो दौर था। तो एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये पूरी तरह से आप देखोगे एक उपनिवेशवाद के विविध चरण में विविध तरीके से भारत को शोषण किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जब लाया गया तो भारत में बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि राष्ट्रवाद विकसित हुआ उसके कारण। उसके बाद आर्म्स एक्ट आया। आप देखो आर्म्स एक्ट आया कि हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो हथियार रख सकते हैं और भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट को देखो आप। इन्हीं के समय में फिर अफगान युद्ध लड़ा जा रहा। तो ये चीजें, और अकाल बहुत भीषण पड़ा है पूरा। इसके बाद आप देखो कि जब रिपन आ रहा तो रिपन की योजनाओं को आप उस संदर्भ में देखो, क्योंकि लीटन गया है तो उस पर मरहम लगाने के लिए रिपन आ रहा। और रिपन के समय में आप देखोगे तो नियमित जनगणना शुरू हो गई 1881 में। फिर 1882 में आप देखो कि वो जो है पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हो रही। पंचायती राज व्यवस्था का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है, दशकीय जनगणना का फादर माना जाता है। और 1882 में इसने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को।
लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद इतना विवादित हो गया कि ये भी हाईलाइट हो गया और अंत में श्वेत विद्रोह हो गया और इसको पद छोड़कर जाना पड़ा। पीसी इल्बर्ट के द्वारा जो बनाया गया था बिल, आप इल्बर्ट बिल को कभी पढ़ो, वो भी राष्ट्रवाद के जो है उद्दीलित करने में साथ दिया इल्बर्ट बिल। क्योंकि इल्बर्ट का क्या मानना था? इल्बर्ट का मानना था कि भारतीय न्यायाधीश और यूरोपियन न्यायाधीश दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसका समर्थन कर दिया लॉर्ड रिपन ने और उसके बाद फिर विद्रोह हो गया, तो उसको श्वेत विद्रोह का नाम दे दिया गया। तो इल्बर्ट बिल से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जनमानस में क्रिया प्रतिक्रिया आई और वो भी कांग्रेस की स्थापना में काफी हद तक भूमिका रही। तो जो सेफ्टी वाल्व आ रहा है कि संचित असंतोष आ रहा है, उसके सुरक्षित निकासी के लिए कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज किया जा रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखो ये जो योजनाएं हैं वो उसको उद्वेलित कर रही। तो ये चीजों को थोड़ा सा अवलोकन आप करोगे, जितने भी आए, लॉर्ड कर्जन को देखो आप, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उदारवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया, लाल बाल पाल दत्त घोष, क्रांतिकारी आ गए। तो ये लीटन और ये इल्बर्ट बिल विवाद और लॉर्ड कर्जन की योजनाओं को अगर सम्मिलित रूप से आप देखो तो ये तो उदारवाद को उग्र राष्ट्रवाद में बदल रहे हैं और उग्र राष्ट्रवाद को क्रांतिकारिता में बदल रहे हैं। तो इस फेज का पूरा अवलोकन आप करोगे तो इस फेज में जो वायसराय रहे उन्होंने सबसे ज्यादा भारत का शोषण किया, जिसके कारण कहा जाए कि भारत में क्रांतिकारी दौर भी देखने को मिलेगा। नहीं तो आप देखें पूरे इतिहास में आपने देखा कि कहीं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं चला, क्योंकि कोई भी आता था तो अपना वतन मानकर, चाहे वो बादशाह हो चाहे सुल्तान हो, शोषण करता था तो पोषण भी करता था। लेकिन इन्होंने कभी अपना वतन माना ही नहीं। रेलवे ट्रैक बन रहा लंदन में, रेलवे डिब्बे बन रहे हैं वहाँ, आयरन एंड स्टील निर्माण हो रहा वहाँ, और वो उसके टेक्निक को ले आकर भारत में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने निवेश किया। तो वो तो अपने अकॉर्डिंग अपने जो है वित्तीय पूंजीवाद का पोषण कर रहे हैं भारत में। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज था, इन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स कर दिया, यानी कि जितना कच्चे माल वाली फसलें थी उसको उत्पादन किया, जिसके कारण हमारी जो उर्वरता शक्ति थी वो भी खत्म हो गई। जैसे आप कैश क्रॉप देखो, जैसे पटसन है, जूट है, रबर है, चाय उद्योग है, चाय बागान है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मूंगफली है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये चावल गेहूं और इरिगेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स, यानी कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण इन्होंने किया, उससे भी हमारा कृषक वर्ग और समाप्त हो गया, जो कि त्रस्त था किससे? जमींदारी व्यवस्था से। तो पूरे का अगर निचोड़ देखा जाए तो इस पूरे फेज को अगर हम लोग देखकर चलेंगे तो इसके समय में आने वाले जो वायसराय हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, उनके नीतियों का समीक्षा भी हम लोग इसी फेज के अनुसार करेंगे, तब आपका मंतव्य पूरा होगा। इसके बाद हम लोगों का छोटा सा जो टॉपिक है वो, चूंकि समय जो है आज अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। आज मैम का क्लास है नहीं, बता रही थी कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंसेस है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा धैर्य रखकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं ताकि कल हम लोगों का नया क्लास शुरू हो। तो हम लोग समझ रहे हैं 10-15 मिनट लगेगा और उस चैप्टर को हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब देखो, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों व्यवस्थाओं का, और आप हमारे शब्दों पर ध्यान दो। एक आपकी है जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त
या इसको हम लोग कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, या इसी को हम लोग कहते हैं इस्तमरारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था, मरारी व्यवस्था। और दूसरा जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह समझोगे आप तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और जो तीसरा फेज है इसको हम लोग कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखो 3 सिस्टम है, क्रमशः इसको समझना है। पहले अंग्रेजों के हत्थे चढ़ा बंगाल, तो अंग्रेजों ने जो है बंगाल के राजस्व को जब पाया तो वहाँ जो है एक सिस्टम डेवलप हुआ कि भाई हमें एक अनुबंध करना है, किसी ऐसे वर्ग को पैदा करना जो एक निश्चित लगान हमें देता रहे। यानी कि एक साथ सारी व्यवस्थाओं को लागू न करके पहले जो है परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। अब आप इसको ध्यान से देखना कि इसमें हम लोग देखेंगे कि यह व्यवस्था क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यह व्यवस्था क्या है। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो है वो लैंड कलेक्शन, भू राजस्व की व्यवस्थाएं हैं। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग मेथड, यानी कि राजस्व वसूली के ये विविध तरीके हैं जिसको विविध प्रकार के नाम से संबोधित किया गया है। और ये तीनों जो है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, तो ये तीनों विधियां जो है अगर कहा जाए, लेकिन आप देखोगे कि ये अगर कहा जाए कि इसका जनक कौन है या संस्थापक कौन है, तो इसका जनक आप देखोगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस है। और ये व्यवस्था कब से शुरू हुई है, तो कब से अगर आप देखोगे तो ये व्यवस्था 1793 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई और कितने प्रतिशत भूभाग पर ये लागू है, तो 19% भूभाग पर। और इसमें अनुबंध किसके साथ किया गया है, तो जमींदार के साथ। अब आप देखो कितना खूबसूरत है बिचौलिया है ये। यानी कि एक तरफ किसान हमारा है और बीच में जमींदार है और एक तरफ सरकार है। सरकार का मतलब है EIC, ये देखो आप, और बीच में ये बिचौलिए के रूप में है। अब कितना मजेदार सिस्टम है कि टोटल ब्रिटिश भारत का, पूरे भारत का नहीं, जो ब्रिटिश भारत है उसका 90% भूभाग पर क्या आच्छादित है, जमींदारी व्यवस्था। और ये अनुबंध किसके साथ किया जा रहा है, ये समझौता किसके साथ किया जा रहा है, जमींदार के साथ। इसलिए आप देखोगे कि जाने अनजाने में, और इसमें एक चीज और बताया गया कि आप जो है 11/10, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि 1/11 और 10/11, 1/11 आप अपने पास रखो और 10/11 जो है वो कंपनी को देते रहो आप। अब आप सोचो कि इसमें जो है ये तो निश्चित कर दिया गया कि टोटल कलेक्शन का 10/11 आप कंपनी को जमा कर दो और 1/11 आप अपने पास रखो। ये तो बहुत खूबसूरत हो गया, लेकिन मौके पर मुआयना नहीं करते थे ये। तब मान लीजिए कि 1800 बीघा या कोई 10,000 बीघे का कोई है रकबा जिसका मालिक आपने उस जमींदार को बना दिया, तो जमींदार तो यही कहेगा कि फसल ही नहीं हुई। यानी कि जो वसूल किया उसका आपको 10/11% दे देगा, अब बकिया और अपने पास रख लेगा। तो इसमें आप देखो कि एक तो किसानों से जोर जबरदस्ती करके लाएगा वो, चाहे अकाल पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ आए, जमीन यानी कि किसानों को देना ही देना है।
यानी कि किसानों से जब ये जोर जबरदस्ती करके वसूल किया तो किसान जो है भूमिहीन हो गए, यानी कि लैंडलेस हो गए। और वो किसान जो है बाद में वहां से छोड़ के चले ही गए। फिर ये कागज ले जाके दूसरी जगह रखा, पटना, मुर्शिदाबाद, कहाँ जो है दूसरे के पास रखा, क्योंकि इसे जमा ही करना था जमींदार को। क्योंकि आप देखोगे इसी में एक आएगा क्या, सनसेट लॉ आएगा, सूर्यास्त का नियम आएगा। और ये जो है 1794 में आ जाएगा। इसको जानना जरूरी है कि सनसेट लॉ क्या कहता है। सनसेट लॉ ये कहता है कि अगर निश्चित तारीख के सूर्यास्त से पहले अगर वो जमींदार लगान जमा नहीं करता है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा उस जमीन से। जबकि आप देखो कि इस व्यवस्था में इसे जमींदार को क्या मिला था, वंशानुगत अधिकार मिला था। और ये जमीन के टुकड़े को क्या कर सकता था, हस्तांतरणीय कर सकता था, हस्तांतरणीय कर सकता था। यानी कि ये जमीन के किसी टुकड़े को बेच भी सकता था लगान। लेकिन अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था, हमें जो लगान फिक्स की गई है वो निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले मिलना ही मिलना चाहिए। अब आप सोचो कि एक फॉर एग्जाम्पल समझो आप कि 3,75,00,000 जो है वार्षिक निश्चित की गई और 13 करोड़ ये वसूली करता था। तो अब आप सोचो कि बिचौलिया के रूप में कौन ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो जमींदार को फायदा हो रहा, कंपनी को भी इस रेशियो में फायदा नहीं हो रहा, और किसान तो लैंडलेस ही हो गया, वो तो कृषक यानी कि भूमि विहीन हो गया किसान। तो ये चीज आप देखो कि इसमें जो है मैक्सिमम इनका टारगेट क्या रहता था कि जो हमारा हिस्सा है वो जो है निश्चित जो किया गया है। लेकिन जब ये देखे कि धीरे धीरे जो है वो बता कम रहा है और जो वसूल ज़्यादा रहा है, तब ये व्यवस्था से स्विच ओवर करके और रैयतवाड़ी और उधर व्यवस्था महलवाड़ी पर गए। अब ये व्यवस्था आप देखो कि कहाँ लागू हुई थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस का कुछ भूखंड इसमें शामिल है और कुछ कर्नाटक का एरिया शामिल है। यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ही मेनली ये सिस्टम। और आप सोचो कि ब्रिटिश भारत के 19% पर है, लेकिन 81% पर ये भारी पड़ता है, इतना राजा ज़्यादा वसूल किया गया। फिर बाद में बंगाल रेंट एक्ट आया, बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया 1885 में, फिर ढेर सारे एक्ट आएंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। और इसी में आपका देखोगे आपकी एक डिस्टेंस जमींदारी व्यवस्था आई, दूरवासी जमींदार। दूरवासी जमींदार का मतलब क्या है कि जब वो किसान लैंड छोड़कर चला गया तब ये उसके कागज को लेकर गए, क्या किसी के पास रखने लेकर गए, और उसको रखकर जो है वहां से ये उसको जो है ले आकर लगान और कंपनी को देते थे, क्योंकि कंपनी को तो निश्चित समय पर चाहिए लगान, नहीं तो सनसेट लॉ क्या कहता है कि जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो ये अनुबंध किसके साथ कर रहे हैं, जमींदार के साथ। बकिया अन्य व्यवस्था बहुत इजी है, आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखो आप ये व्यवस्था जो है इसका अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था 1820 में आ रही है। 1820 में कौन होंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लास्ट हेस्टिंग के समय में आ रही है। और ये क्या है, यानी कि रैयत, रैयत का मतलब किसान, इसमें बिचौलिया कोई नहीं दिख रहा। यानी कि सरकार किसके साथ अनुबंध कर रही है, एक तरफ किसान एक तरफ सरकार, बीच में कोई नहीं। लेकिन भारत में कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं है जहां बिचौलिया ना हो, शकुनी मामा की तरह। क्योंकि सरकार इससे क्या लेगी, अब सरकार इससे राजस्व वसूल करेगी, और इसमें राजस्व आप ध्यान रखना 33% से लेकर और 55% के मध्य वेरिएट करता था, जैसी सिचुएशन हो। तो इसको तो राजस्व देना ही देना। यानी कि ये व्यवस्था अनुबंध किसके साथ किया गया, किसान के साथ। डायरेक्ट इन्वॉल्व है कौन, सरकार।
लेकिन इसमें जब किसान का ज्यादा शोषण करेगा ये, तो किसान जाएगा किससे मदद लेने? सूदखोर और साहूखोर से, साहूकार से, महाजन से। और महाजन पूरा बहुत हाई इंटरेस्ट पर इसको ऋण देगा। ये ऋण ही यानी कि उसका ब्याज ही नहीं चुका पाएगा, और ये धीरे धीरे अपने जमीन से यानी कि उसको जो है धीरे धीरे जमीन गिरवी रखना पड़ेगा। यानी कि इस व्यवस्था में जाने अनजाने में कौन उभर रहा है बिचौलिए के रूप में? सूदखोर और महाजन। तो दक्कन में आप देखो, जब दक्कन राइट्स होते हैं 1875 में, तो ये लोग सूदखोरों को ही मारते हैं, महाजनों को मारते हैं, उन्हीं को निशाना बनाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत सुरक्षित है। अब आप देखो कि ये कितने परसेंट एरिया पर ये लागू था, तो सबसे ज़्यादा परसेंट एरिया पर यही था, 51% एरिया पर था। और इसमें आप देखो कि ये कहाँ व्यवस्था लागू थी, तो आप देखोगे कि यह व्यवस्था मेनली जो है मद्रास और बम्बई की व्यवस्था थी। तो बम्बई आप देखोगे 1825 में बम्बई में हो गई, और 1858 तक ये संपूर्ण दक्कन में हो जाएगी, यानी कि दक्कन भारत में यानी कि दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू हो गई। और इसमें जो है जनक के रूप में अगर देखा जाए, तो जनक के रूप में रहेंगे कैप्टन रीड, कैप्टन रीड रहेंगे, और टॉमस मनरो, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो हु वाज फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम? तो कैप्टन रीड। और कैप्टन रीड ने पहली बार, इसको जरूर आप ध्यान रखना, 1792 में पहली बार तमिलनाडु के 12 महल, पहली बार तमिलनाडु के 12 महल में इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ये चीज ध्यान रखना कि इसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के 12 महल में किया था। लेकिन इसका जो है बाद में जो है शुरुआत 1820 से रेगुलर हो जाती है मद्रास में। और इसमें टॉमस मुनरो मद्रास के रहते हैं गवर्नर, और एल्फिस्टन बम्बई के गवर्नर रहते हैं जो इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो टॉमस मुनरो, एल्फिस्टन, कैप्टन रीड, बट हु वाज फाउंडर ऑफ, कैप्टन रीड वाज द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम। अब इसके बाद आप देखोगे कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1875 में दक्कन के दंगे होते हैं। दक्कन राइट्स जो होते हैं, किसानों के दंगे होते हैं, और उस किसानों का टारगेट कौन रहता है? यानी कि वो सूदखोर और महाजन। और इसके बाद इनको राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया? दक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास किया। यानी कि 1879 में दक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, दक्कन कृषक राहत कृषक अधिनियम करके पास किया सरकार ने। यानी कि जब इनके विरुद्ध जो है इनको संरक्षण दिया किसानों को। तो दक्कन राइट भी इसी से जुड़ा है, और दक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट भी इसी से जुड़ा है। आपको सीधा ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था कहाँ आच्छादित रही? रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में रही, जिसमें मेनली कहाँ कहाँ था? यानी कि मद्रास और पश्चिम दक्कन में जो है आपका बम्बई। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को, फिर उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था देखो आप, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये लागू हुई, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही ये लागू होती है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1822 में लागू होती है। और ये कहाँ कहाँ लागू होती है? यानी कि 30% भूभाग पर, ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर ये आच्छादित है व्यवस्था। लेकिन ये मेनली जो है महाल, महाल आप सुने होंगे, जो पंजाब में एरिया है महाल, यानी कि 2 या 2 से अधिक गांवों के समूह को महाल कहते हैं। और इसमें महाल का जो मुखिया था उससे कांटेक्ट किया सरकार ने। यानी कि इसमें बिचौलिए के रूप में दिखेगा कौन? लंबरदार, लंबरदार, या उसको लठैत कहते हैं हम लोग, मुखिया। यानी कि वो राजस्व से, यानी कि गांव से, महाल से वो राजस्व कलेक्ट करके ले आएगा
और ब्रिटिश सरकार को यानी कि देगा EIC को। यानी कि इसमें बिचौलिए के रूप में कौन उभर रहा? लंबरदार। और महाल को ये वो बना रहे हैं। और इसके बाद आप देखो इसी व्यवस्था में कहते हैं इस व्यवस्था का जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था का जनक है। और मार्टिन बर्ड जो है, इनको जरूर याद रखना आप। मार्टिन बर्ड वॉज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। मार्टिन बर्ड के प्रयासों से ये व्यवस्था नॉर्दर्न इंडिया में पूरी तरह से लागू हुई, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। तो उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का जनक आ जाए तो मार्टिन बर्ड। ये भी व्यवस्था शोषण का कारण बनी, क्योंकि इसमें जो है माला माल कौन हो रहा? लंबरदार। लेकिन जिससे वसूली की जा रही है उसको न तो खेत का देख रेख हो रहा है, क्योंकि ये लठैत थे, जोर जबरदस्ती वसूल करते थे। और इसमें आप देखोगे तो स्लैब क्या रहता था? 50% से लेकर और 66% तक वसूली की गई। ये वेरिएशन होता था 50 से 66%। इसके बाद इसी व्यवस्था में आप देखोगे कि पहली बार मैपिंग और रजिस्ट्रेशन किया गया। यानी कि एक तरह से कह लीजिए मानचित्रण और जो पंजीकरण का जो प्रयास किया गया किस व्यवस्था में? तो महालवाड़ी व्यवस्था में। और महालवाड़ी व्यवस्था आप समझ रहे हो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, यानी कि सिंध और पंजाब में। तो अगर तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आप करो तो इसमें ये जान लो कि ये सिस्टम क्या है, कहाँ से लागू हुआ, कौन बिचौलिया है, किसके साथ अनुबंध हुआ, शोषण का पर्याप्त कौन हो रहा है, पर्याय कौन बन रहा है और कितना कलेक्शन हो रहा है किसमें। और इसको जो है स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया कि इसमें लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसका भी अवलोकन किया और इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। कल इसको एक बार और हम थोड़ा फोकस कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने बहुत पेशेंसफुली सुना पूरे लेक्चर को, और यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। और कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं जिसमें महत्वपूर्ण बड़े राज्यों की जो भूमिका है, बड़े राज्य को पढ़ने के बाद फिर हम लोग 1857 के विद्रोह पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, सकुशल रहें, एट होम रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।